हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल फनी वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल हंसते हंसते इस चैप्टर को फनी वे में पढ़ते हुए ये चैप्टर आपका कब कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे आप इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आप ये मान के चलना कि प्री में आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है 2 मार्क्स का, वो कवर अप हो जाएगा। और यदि आप मेंस की बात करते हैं तो वहां पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके ओवरऑल 10 मार्क्स के बनेंगे। और हंसते हंसते आपके ये जो नंबर है वो फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग इसको लाइटली वे में पढ़ेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट ये चैप्टर है नहीं। और इजीली आपके प्री के लिए या मेंस के लिए आपको इजीली ये चैप्टर आपको हेल्प कर जाएगा। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली देखो क्या करेंगे, हमको 6 से 7 रूल्स पढ़ने हैं। यदि हमने उन रूल्स को प्रॉपरली समझ लिया, इन 6 से 7 रूल्स को, तो आप ये मान के चलना कि हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन रहेगा वो विथ इन 10 सेकेंड आपका इजीली कवर अप हो जाएगा। आप 10 सेकेंड में एक क्वेश्चन इजीली कर लेंगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो उन रूल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। उन पॉइंट्स को आप लोग सुनते चले जाना, समझते चले जाना। आपको इस चैप्टर को समझने में ये पॉइंट्स जो होंगे वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। देखो, पहली बात आती है कि हम लोग किसी चैप्टर के रिगार्डिंग शॉर्टकट कब बनाते हैं। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की बात करना, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 6 से 7 रूल्स समझेंगे, है ना। यदि हम इन रूल्स को प्रॉपरली समझ गए तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन हो, इन रूल्स का यूज करते हुए हम लोग इजीली कर जाएंगे। और ये रूल्स ऐसे समझ लेना कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बेसिकली हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन करने का जो बेसिक तरीका होगा, बस उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे, उसको यूज करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और वही बेसिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने का तरीका, जैसे ही आप थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे, वो आपका शॉर्टकट बन जाएगा। और फिर चाहे से हाइट एंड डिस्टेंस का कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो रूल्स आपके इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में काम करेंगे। लेकिन जैसे आप किसी और चैप्टर की बात करो, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप परसेंटेज वाले चैप्टर की बात करते हो, तो वहां पर क्या होता है, ओवरऑल देखा जाए तो 20 टाइप्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। और उन क्वेश्चन में भी क्या होता है, अलग अलग वेराइटी आपकी बन जाती है। तो यदि आप इस वाले चैप्टर में शॉर्टकट बनाना चाहो हर एक टाइप के लिए, हर एक वेराइटी के लिए, तो ये मान के चलना आपको 50 से 60 मतलब शॉर्टकट याद करने पड़ेंगे। और मुझे ये बताना, जैसे यदि आप इस चैप्टर के लिए इतने शॉर्टकट याद कर रहे हो, फिर अगला चैप्टर आएगा और शॉर्टकट आ जाएंगे, कितने शॉर्टकट आप एग्जाम में याद कर पाओगे? नहीं कर सकते हो, राइट। तो जब इस तरह के चैप्टर हो जहां पर हर एक वैरायटी के लिए आपको अलग तरह से करना पड़ता है, वहां पर आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपने बेसिक पार्ट को। यदि आप वहां पर अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो चाहे वैरायटी कुछ भी हो, क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, आप उसको फटाफट से करके निकल जाएंगे। लेकिन जैसे हम लोग बात करें हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की, तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, एक लिमिटेड वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि वैरायटी चाहे कुछ भी हो, इन 6 से 7 रूल के बाहर आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं जाने वाला। ठीक है, यदि आपने रूल्स ठीक से समझ लिए, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि आप ओनली क्या करते हो, शॉर्टकट के पीछे भागते हो। शॉर्टकट तब सेंस देता है जब वो शॉर्टकट एक वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर काम कर पाए। आप ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर उस शॉर्टकट को यूज कर पाओ, तब उस शॉर्टकट का सेंस बनता है। एक क्वेश्चन का एक शॉर्टकट, अगले क्वेश्चन का अलग शॉर्टकट, ऐसे कितने शॉर्टकट याद करोगे आप खुद सोचो। एग्जाम में जाकर के वो शॉर्टकट ऐसी आपकी बैंड बजाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिस चैप्टर को बेसिक के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कवर अप किया है, ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। उसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। जिन जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां से आप लोग वो पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लेना और उन क्वेश्चन को 3 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। सेम हम लोग क्या करेंगे, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है उसकी देखो थ्योरी की यदि बात करें, मतलब इन रूल्स की यदि बात करूं, तो 2 से 3 क्लास आपको इनके रूल्स कवर अप करने में लगेगा। एंड देन उसके बाद में 5 से 6 क्लास आपको इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको 100 के समथिंग क्वेश्चंस करवा दूंगा। और वो 100 क्वेश्चन आप लोग तसल्ली से कर लेना। यदि आपने उन क्वेश्चन को ठीक से कर लिया, तो इस चैप्टर में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कर जाएंगे। दूसरा पॉइंट समझना, देखो देखो हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है,
एक बहुत इजी चैप्टर है, ये कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति हो जिसको मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है, वो हाइट एंड डिस्टेंस के चैप्टर को आसानी से करके निकल जाएगा। अब वो भी ये चैप्टर कर सकता है, आप भी यदि उसी के तरीके से ये चैप्टर करोगे तो फिर ना तो उसका सिलेक्शन होना है ना ही आपका सिलेक्शन होना है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उससे कुछ अलग करना पड़ेगा इस वाले चैप्टर में। दो देखो, दो तरह के चैप्टर होते हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसके क्वेश्चन और बच्चे से नहीं हो पा रहे हैं, यदि और स्टूडेंट से उस चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, आप उस चैप्टर के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेकर के ही कर लो, लेकिन यदि आपने कर दिया तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। और एक ऐसा चैप्टर जिसके क्वेश्चन सारे बच्चे कर सकते हैं, आपको उस चैप्टर के क्वेश्चन को जल्दी करना है। यदि आप उससे उस चैप्टर के क्वेश्चन को जल्दी कर गए तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही करना है हमारे को इस वाले चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को इस तरीके से करना है ताकि आप इन क्वेश्चंस को जल्दी कर जाएं और आपके जो मार्क्स है इस चैप्टर के जो बनेंगे वो आपके इजीली सिक्योर हो जाएं विदाउट एनी मिस्टेक। आप फटाफट से, हाँ, प्री में 2 नंबर, मेंस में 10 नंबर आप फटाफट से खींच के ले जाएं, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हम करेंगे क्वेश्चन को बेसिक के अकॉर्डिंग ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बेसिक को छोड़ दूंगा, बेसिक सबसे ज़्यादा जरूरी है। हम करेंगे बेसिक के अकॉर्डिंग ही, लेकिन बेसिक के अकॉर्डिंग करने का जो तरीका रहेगा उस तरीके में हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। और जैसे ही आप वो चेंज करोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो शॉर्टकट बन गया है, राइट। तो बेसिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। मैं आपको 1-2 बार बेसिक के अकॉर्डिंग समझा दूंगा कि हम कैसे करते हैं, फिर हम लोग उन रूल्स के ऊपर आ जाएंगे। और जब आप उन रूल्स के अकॉर्डिंग करोगे आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, शॉर्टकट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, मस्ती मस्ती में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और आराम से आपका चैप्टर जो है वो जल्दी से कवर अप हो जाएगा। तो हम लोग हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर को जो रूल्स वगैरह जो है उनको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ शब्दावली है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो समझ लो। उसके बाद में आपको इतना दिक्कत नहीं आएगा। देखो, पहली बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, इसको आप हिंदी में यदि बात करेंगे तो इसको आप कह सकते हो उन्नयन कोण हो जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण हो जाता है। अब पहली बात समझना कि एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, सपोज किसी गली से गुजर रहे हो, ठीक है, और आप सड़क पे चल रहे हो और छत पे क्या होता है, आपको कोई लड़की दिख जाती है। आप उस लड़की को देखना चाहते हैं। यदि वो लड़की छत के ऊपर खड़ी है और आप उस लड़की को देखना चाहते हो तो आपको अपनी आंखों को, आपकी जो पलकें हैं उनको आपको उठाना पड़ेगा, राइट। तो देखो बात समझना, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी आईज जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और वो लड़की जो है वो छत के ऊपर खड़ी हुई है, आप उसको देखना चाहते हैं। तो आपको अपनी आंखों को, जैसे एक तो ये सीधी लाइन जाएगी, बिल्कुल आंखों से क्या करना है, एक तो बिल्कुल सीधा देखना है आपको, और फिर आंखों को अपना थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, ठीक है। ये जो सीधी लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो सीधी लाइन जो बनेगी, एक सेकेंड रुकना। हाँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। देखो, ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन जो बनेगी ये तो कौन सी लाइन कहलाएगी, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। इसको आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हैं। ये आपकी क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ठीक है, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। देन आप क्या करेंगे, अपनी पलकों को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे इस लड़की को देखने के लिए। तो जब आप उस लड़की को देख रहे होंगे तो ये जो लाइन बनेगी, ये वाली लाइन जो है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको आप लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बोल सकते हो, दृष्टि रेखा बोला जाता है इसको, ठीक है। ये बन जाएगा। अब सिंपल सी बात समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ कांटेक्ट, इसके बीच में जो एंगल बनेगा, इसी एंगल को ध्यान रखना हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, आप सड़क पर कहीं जा रहे थे, किसी गली में से आप जा रहे थे
और वहां पर किसी घर की छत के ऊपर एक लड़की थी, आप उसको देखना चाहते थे। तो आपने क्या किया, अपनी आंखों को थोड़ा सा लिफ्ट किया, अपनी पलकों को थोड़ा सा उठाया, और जैसे ही आपने उस लड़की को देखा तो जो लाइन बनेगी आपकी आंखों के बीच में और उस लड़की को जो कनेक्ट करेगी, वो लाइन क्या कहलाएगी, आपकी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगी, दृष्टि रेखा हो जाएगी। और ये लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रही है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। समझ में आया ये वाला? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अब वो समझना है। यहाँ पर देखना एक सेकेंड, देखो सेकंड पॉइंट बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा वो थोड़ा समझने की कोशिश करना। एंगल ऑफ डिप्रेशन कह दो, या फिर आप इसको अवनमन कोण भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वही सेम सिचुएशन है, आप उस लड़की को फिर से देखना चाहते हैं, ठीक है, आपने उस लड़की को देख भी लिया, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। आपने उस लड़की को देखा इस तरह से, और आपकी आंखें यहां पर है, आपने उस लड़की को देख लिया है। अब यदि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है तो वो भी आपको देखना चाहेगी। यदि वो आपको देखना चाहती है तो उसको अपनी पलकों को क्या करना पड़ेगा, सोचो। क्या यदि वो सीधा देखती है, यदि वो सीधा देखेगी तो क्या वो आपको देख पाएगी? क्या नहीं देख पाएगी, राइट। तो यदि वो लड़की आपको देखना चाहती है तो उसको अपनी पलकों को नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा। और जैसे ही वो नीचे की तरफ झुकाएगी तो पहले देखो एक चीज समझना, सबसे पहले जैसे वो सामने की तरफ देख रही है, देन वो लड़की को क्या होता है, आप में इंटरेस्ट आता है, तो वो लड़की क्या करेगी, आपकी तरफ देखने के लिए अपनी पलकों को नीचे की तरफ झुकाएगी। और जब वो नीचे की तरफ झुकाएगी तो वही सेम, इसको तो ध्यान रखना, हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोल देंगे। जैसी वो लड़की आप में इंटरेस्ट दिखाएगी, वो आपकी तरफ देखेगी, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपके और उसके बीच में कॉन्टैक्ट होगा, लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा, वो लड़की आपको देखेगी, वो पलके अपनी नीचे झुकाएगी, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट। समझ में आया? ठीक है, आई कांटेक्ट तो हो ही रहा है, बट साथ में मतलब आई कांटेक्ट तो करते ही रहना, लेकिन साथ में ये पढ़ाई भी करते रहना, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आप लोग क्या करना, जब आप लोग ये कर चुके हो इस क्लास को, तो फिर बाहर जाना और ये प्रैक्टिकल जो अपनी कॉलोनी के अंदर ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ये बनेगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। वो उस लड़की ने आप में इंटरेस्ट दिखाया, उसने अपनी पलकों को नीचे झुका लिया है और वो आपको देख रही है, तो वहां से क्या बनेगा, हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, अवनमन कोण आ जाएगा। अब तीसरा पॉइंट समझना, देखो आप उस लड़की को देख रहे हैं, वो लड़की आपको देख रही है, राइट। आप दोनों का आई कांटेक्ट कब होगा, जैसे ठीक है हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो समझ लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है वो भी समझ लिया, लेकिन बेसिकली पता है क्या होता है, इनको हमने दोनों को अलग अलग नाम दे रखे हैं, क्योंकि दोनों का क्या होता है, सेंस अलग अलग होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब हो गया कि ऊपर की तरफ रखी हुई किसी चीज को देखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब हो गया कि नीचे की तरफ रखी हुई किसी चीज को देखना, राइट। लेकिन यदि वो दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को देखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो लड़का उस लड़की से ही कॉन्टैक्ट करना चाहता है और वो लड़की उस लड़के से ही कॉन्टैक्ट करना चाहती है, देन उस केस में क्या होगा, सपोज उस लड़के को अपनी पलकों को 30 डिग्री ऊपर उठाना पड़ता है, तो उस लड़की को भी अपनी पलकों को 30 डिग्री नीचे की तरफ ही झुकाना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, कहने में इनका मतलब अलग अलग है, ठीक है, इनका सेंस अलग अलग होता है, लेकिन यदि आप ओवरऑल, मतलब सेंस इनका अलग अलग होता है, लेकिन ओवरऑल यदि आप इनका सिग्निफिकेंस देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लड़का है, ठीक है, इसको देखना है तो इसने अपना क्या किया, आईज को 30 डिग्री ऊपर रेस किया। तो यदि वो इस लड़की भी इस लड़के के साथ में आई कांटेक्ट करना चाहती है, तो उसकी अपनी आंखों को, उसको भी अपनी आंखों को कितना नीचे की तरफ करना पड़ेगा, 30 डिग्री। तभी जाकर के ध्यान रखना, दोनों का लाइन ऑफ कांटेक्ट मैच करेगा, दोनों एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है उनके बीच में आगे कुछ हो, बट आप लोग अभी ज्यादा उस चीज के बारे में मत सोचना, ठीक है। मेन पॉइंट क्या समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखने के लिए आप अपनी आंखों को कितना ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, वो नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखना चाहता है, तो वो अपनी आंखों को
एक स्ट्रेट लाइन से कितना नीचे की तरफ झुकाएगा वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यदि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नीचे है एक ऑब्जेक्ट ऊपर है, यदि वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो उस वाले केस में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट के लिए जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी क्या करना, जाकर के बाहर जाना और जाकर के प्रैक्टिकल करना, बस जूते खा के मत आ जाइए बस, ठीक है, इतना सा जरूर ध्यान रख लेना कि जूते खा के मत आ जाना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप यदि अपनी आइज को 30 डिग्री ऊपर रेस करते हैं तो वो लड़की को 30 डिग्री नीचे की तरफ झुकाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आई कांटेक्ट होगा और फिर आगे कुछ हो सकता है तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, बाकी इन दोनों का ठीक है, इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है, लेकिन फाइनल यदि हम लोग कंक्लूजन निकालें तो जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन है वही सेम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से आपका डायग्राम बनता है कहीं पर भी, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा θ1, यदि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस वाले ऑब्जेक्ट के लिए वही सेम θ1 क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का काम करेगा। तो कोई वैल्यू किसी के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगी, वही सेम वैल्यू दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगी। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया है, और प्रैक्टिकल आप लोग को करना हो तो कर लेना जा करके, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसके रूल्स को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। रूल्स समझते जाना, 6 से 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो मैंने बता दिया है। 6 से 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगा। उन रूल्स को यदि आप प्रॉपरली कर लेते हैं इस चैप्टर में तो आप ये मान के चलना कि इस चैप्टर के क्वेश्चन विथ इन 10 सेकेंड ईजिली आप लोग करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखना है ऐसे, देखो फर्स्ट नंबर आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है वो समझना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको ये बोला जाए, एक ट्राइंगल आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाली साइड मान लेना सपोज h है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मान लेना कितना है, थीटा है। अब जैसे आपको बोला जाए कि इस थीटा के सामने वाली साइड आपको दे रखी है, ठीक है, कोई वैल्यू आपको दे रखा होगा इसके सामने वाली साइड का, आपको बोला जाए कि इसके साथ वाली साइड कितनी है वो बताना है, और जो हाइपोटेनियस बनेगा वो बताना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखना। मान लेना जैसे इसको मान लेना आप ये x है और इसको मान लेना ये y है। यदि हम इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस एंगल के जो सामने की तरफ जो साइड रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा, और इसके जो साथ वाला जो साइड रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर बेस रहेगा, राइट। और यदि हम परपेंडिकुलर और बेस को कनेक्ट करने वाली लाइन की बात करते हैं, कनेक्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं, तो वो कौन होता है, टेन थीटा होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या बनेगा हमारा, h/x बन जाएगा, राइट। टेन थीटा का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से h/x बनेगा। हमको वैल्यू निकालना है x का, h ध्यान रखना यहाँ पर गिवन है, जो वैल्यू गिवन है मैं क्या करूंगा उसको सर्किल मार्क कर दूंगा, और बाकी 2 जगह पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, वो वैल्यू हमको निकालनी है। अब टेन थीटा बराबर बनेगा h/x, तो x का वैल्यू निकालना है तो मैं तो इसको तो इधर ले जाऊंगा और इस टेन थीटा को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा h/टेन थीटा। यहाँ से x का वैल्यू क्या बन जाएगा, h cot थीटा बन जाएगा। अब ये पता है इस तरीके से जो हमने सॉल्व किया ना, ये सॉल्व करना तो हो गया इसका बेसिक तरीका। हम क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे। जैसे हम इसको याद कर लेंगे ये अपने आप क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। मैं भी समझा दूंगा इसमें क्या करना है, और ये रूल नंबर 1 का पहला पार्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखो इसमें, अब जैसे हमको क्या करना हो, जैसे ये y निकालना हो तो एंगल के सामने वाली साइड h हमको पता है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा बनेगा हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ता है, साइन भी जोड़ता है और कौन सा जोड़ता है, कॉसेक भी जोड़ता है। दोनों में से कोई सा भी ले लेना, वैल्यू आपका वही बनेगा, सेम बनेगा दोनों। तो जैसे साइन थीटा की बात करते हैं तो वो h/y आ जाएगा, हमको y का वैल्यू चाहिए तो वो h/ में साइन थीटा हो जाएगा, और जब आप साइन थीटा का इनवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, h cosec थीटा हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यूज होगी। अब ये जो हमने किया यहाँ पर अभी x का वैल्यू निकालने के लिए, y का वैल्यू निकालने के लिए जो भी हमने अप्रोच यूज करी, ये हो जाता है हमारा बेसिक।
अब इसी को शॉर्टकट बनाना है तो आप क्या करोगे वो समझो। अब जैसे इस तरह से ट्राइंगल हो कहीं पर भी, ठीक है, राइट राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया जाए इस तरह से, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया जाए इस तरह से, याद क्या करना है ना, इस वाले रूल में बता रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ये वाला एंगल हमारा थीटा है, इसके सामने वाली साइड हमको पता है, जिस जो चीज़ पता है उसको मैंने गोले से मार्क कर दिया है। तो ये याद रखना कि इसके पास वाली साइड बनती है एच कॉट थीटा, और जो हाइपोटेनियस बनता है वो क्या होता है, एच कॉसेक थीटा होता है। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। हम एग्जाम में जाकर के ऐसे सॉल्व करके नहीं निकालेंगे। कैसे आता है वो मैंने बता दिया। इस वाले रूल का जो रूल नंबर 1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि एंगल के सामने वाली साइड हमको पता है, तो साथ वाली साइड बनेगी इसकी एच कॉट थीटा, और जो हाइपोटेनियस बनेगा, जो कर्ण बनेगा, वो क्या बनेगा हमारा एच कॉसेक थीटा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया है। आगे देखना, इसका रूल नंबर 1 की ही बात कर रहा हूं, इसका हम लोग समझेंगे अब सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, जैसे आपको इस तरह से ट्राइंगल दिया जाए, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पर मान लेना एंगल थीटा है। अभी हमने क्या किया था, एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हमको गिवन थी, बाकी दो साइड हमने निकाल ली थी। अब की बार क्या करना, मान लेना इसके पास वाली जो साइड है वो कितनी है, एच है, ठीक है, इसके पास वाली साइड को मैं एच मान के चल रहा हूँ। ये वाली साइड कितना बनेगी वो निकालना है, ये वाली साइड कितना बनेगी वो निकालना है। तो मान लेना एक बारी के लिए ये वाली साइड जो है वो कितना है, एक्स है, और इसको मान लेना ये कितना है, वाई है। वही सेम चीज चलेगा, थीटा के सामने वाली जो साइड बनेगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और इसके साथ वाली साइड जो बनेगी वो क्या बनेगी, हमारी बेस हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन में एच बनेगा। तो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच टेन थीटा हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात देखना, ऐसे ही एंगल के साथ वाली साइड आपको पता है, ये हमको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, और हाइपोटेनियस हमको निकालना है। तो एंगल के साथ वाली साइड होती है क्या, बेस होता है, और बेस और हाइपोटेनियस को कौन कनेक्ट करेगा, कॉस थीटा, राइट। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन में वाई बनेगा। यहाँ से वाई का जो वैल्यू बनेगा वो एच अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस का जब उल्टा करोगे तो वहां से वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है। अब याद कैसे रखना है तो वो समझ लो। जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया जाए, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा, इसके पास वाली साइड आपको पता है, तो इसके सामने वाली जो साइड बनेगी वो तो क्या बनेगी, हमारी एच टेन थीटा, और जो हाइपोटेनियस जो बनेगा यहाँ पर, ये हमारा बनेगा क्या, एच सेक थीटा। इस तरह से आपको इसको याद रखना है, ये आपको याद रखने वाली चीज है भाई। सिंपल सी बात है, शॉर्टकट क्या है, जो बेसिक में जो आप कर रहे हो उसको आप याद कर लो, ऑटोमेटिकली आपका शॉर्टकट बन जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 का सेकंड पार्ट बता दिया है। जब भी आपको एंगल के साथ वाली साइड आपको दी जाए, तो उसके सामने वाली साइड बनेगी एच टेन थीटा, और जो हाइपोटेनियस बनेगा वो क्या बनेगा, आपका एच सेक थीटा बनेगा, ठीक है। तीसरा रूल देखना, मतलब रूल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, और इसका पार्ट 3 है ये वाला। देखो इसमें क्या रहेगा वो समझना। जैसे आपको ट्राइंगल दे रखा हो इस तरह से, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर एंगल मान लेना थीटा है, और अब की बार क्या किया है, देखो पहले वाले रूल में क्या था, रूल नंबर 1 के पार्ट 1 में सामने वाली साइड दे रखी थी, ठीक है। इसके पार्ट 2 में साथ वाली साइड दे रखी थी। पार्ट 3 में सपोज आपको हाइपोटेनियस दे रखा है, और हमको क्या करना है, ये वाली साइड क्या बनेगी और ये वाली साइड क्या बनेगी वो निकालना है। तो देखो मान लो ये वाली साइड जो है वो एक्स है, ये वाली साइड जो उसको वाई मान लेना। यदि आप एंगल के सामने वाली साइड की बात करते हो तो वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और साथ वाली जो साइड है वो बेस बनेगा, और जो तीसरी साइड बनेगी 90 के सामने वाली वो आपका हाइपोटेनियस बनेगा। तो एंगल के सामने वाली और हाइपोटेनियस, इन दोनों को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ता है, साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक्स अपॉन में एच आ जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू बन जाएगा क्या, साइन थीटा, ठीक है। दूसरी बात समझना, ऐसे ही यदि हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये वाई जो आपको गिवन नहीं है ये, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ केवल यहाँ पर।
जैसे हमको ये वाली वैल्यू निकालनी हो तो एंगल के साथ वाली साइड बनेगी हमारी बेस, और ये जो है ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाइपोटेनियस है। तो बेस और हाइपोटेनियस को कौन जोड़ेगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बनेगा वाई अपॉन में एच। यहाँ से वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? एच कॉस थीटा। तो इस वाले डायग्राम में क्या याद रखने वाली चीज है वो समझना। जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए इस तरह से, और ये एंगल आपको दे रखा है यहाँ पर थीटा, और इसके हाइपोटेनियस की वैल्यू आपको दे रखी है एच। ठीक है, यदि आपको हाइपोटेनियस दे रखा हो तो याद रखना है इसके सामने वाली साइड बनेगी एच साइन थीटा, और इसके पास वाली साइड जो बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? एच कॉस थीटा। तो इन तीनों रूल्स के मैं फिर से समझा देता हूँ, इधर ध्यान देना जो याद करने वाली चीज है। ठीक है, जो याद करने वाली चीज है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रूल नंबर 1 पार्ट 1 में क्या याद रखना है? रूल नंबर 1 पार्ट 1 में आपको याद रखना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया जाए, थीटा दे रखा है, इसके सामने वाली साइड आपको दे रखी है, तो ये याद रखना एच कॉट थीटा बनेगा, और ये याद रखना एच कॉसेक थीटा बनेगा। एग्जाम में हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग इनका वैल्यू जो है वो लिखेंगे। रूल नंबर 1 पार्ट 1। ठीक है, फिर रूल नंबर 1 पार्ट 2 की मैं बात करूंगा। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए इस तरह से, ये एंगल आपको दे रखा है, और ये सर्किल में मार्क कर देता हूँ जो साइड आपको दी जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली साइड आपको दे रखी है, ये आपको दे रखा है, तो इसके सामने वाली जो साइड बनेगी वो क्या बनेगी आपकी? एच टेन थीटा, और जो हाइपोटेनियस बनेगा वो क्या बनेगा आपका? एच सेक थीटा बन जाएगा। और रूल नंबर 1 पार्ट सी बनेगा इसका, जिसमें आपको क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, एंगल यहाँ पर थीटा है, ये वाली साइड मान लेना एच है, तो क्या होगा, इसके सामने वाली साइड जो बनेगी वो तो बनेगी एच साइन थीटा, और ये आपका बनेगा क्या? एच कॉस थीटा। ये रूल नंबर 1 के तीनों पार्ट आपको याद रखने हैं। ये वैल्यूज आई कैसे है उसके लिए हम लोगों ने केवल क्या किया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोगों ने यूज किया है, ज़्यादा कुछ हमने किया नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर 1 और 2 में जो आपको बताया था, केवल उन्हीं चीज़ों को मैंने यूज़ किया। अब बात आती है कि थोड़ा सा याद कैसे रखें। तो देखो, ये तो आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने करवाया था तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, क्या कि कॉट और कॉसेक इनका पेयर बनता है। तो यदि ये वाली वैल्यू एच है तो आप क्या करो, केवल एक याद कर लो। ठीक है, एंगल के सामने वाली यदि एच है तो ये बनेगा आपका एच कॉट। यदि ये एच कॉट है तो ये क्या हो जाएगा? एच कॉसेक हो जाएगा, क्योंकि कॉट का पेयर किसके साथ बनता है? कॉसेक के साथ बनता है। ठीक है, दूसरी बात, एंगल आपको पता हो, उसके साथ वाली साइड पता है एच, तो याद रखना उसके सामने वाली साइड बनेगी एच टेन थीटा, और टेन का जो पेयर बनता है वो किसके साथ बनता है? सेक के बाद साथ बनता है। तो जहां पर टेन आएगा ऑटोमेटिकली जो तीसरी साइड बचेगी उसको हम लोग क्या लिख देंगे? सेक थीटा लिख देंगे। और तीसरे पार्ट में क्या होगा, जैसे ये थीटा है, ये वाला हमको पता है एच, तो एक वैल्यू याद रख लो कि ये आपका बनेगा एच साइन थीटा। अब ये जो साइन का पेयर बनेगा वो किसके साथ में बनेगा? कॉस के साथ में। तो यदि ये आपका एच साइन थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आपका एच कॉस थीटा हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। आ गई बात समझ में? अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। देखो, रूल नंबर 2 मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, एक बात समझने की कोशिश करना, यदि हम लोग रूल नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजों को समझेंगे। यदि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम एक ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में क्या होता है? 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, मतलब 3 एंगल्स रहेंगे हमारे पास में, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3। ठीक है, ये 3 एंगल्स बनेंगे। अब यदि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ओनली आपका राइट एंगल ट्राइंगल जो होगा वो काम में आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा और कोई ट्राइंगल आपका इस वाले चैप्टर में बनेगा ही नहीं। तो यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल तो हमारा फिक्स हो गया, कितना? 90 डिग्री। ठीक है, एक एंगल जो है वो कितना फिक्स हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं। यदि आप इसको 0 डिग्री बनाते हो तो फिर इस वाले एंगल को कितना होना पड़ेगा? 90 डिग्री। यदि आप इसको 90 डिग्री बनाते हैं दूसरे एंगल को तो इसको कितना होना पड़ेगा? 0 डिग्री। राइट,
यदि आप इसको 30 डिग्री बनाते हैं तो इसको कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री। यदि आप इसको 60 डिग्री बनाते हैं तो इसको कितना होना पड़ेगा, 30 डिग्री। और यदि आप इसको 45 बनाते हैं तो ये भी कितना होगा, हमारा 45 होगा। अब समझते जाना मैं क्या समझा रहा हूँ। ये एंगल तो हमारा फिक्स है कि भाई एक एंगल तो फिक्स रहेगा, वो तो कभी चेंज होने वाला ही नहीं है। एक सेकंड रुकना। देखो अब यहाँ से मैं पॉइंट समझा रहा हूँ कुछ, यहाँ पर देखना। देखो यदि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें श्योर है कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, यदि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो ये भी श्योर है कि इसका एक एंगल जो बनेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा। इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है कि एक एंगल जो रहेगा वो तो कितना रहेगा, यहाँ पर 90 रहेगा। अब हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल याद करी है वो कौन से एंगल के लिए याद करी है, 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए। तो देखते जाना, एक एंगल जो है उसको तो हमने फिक्स कर दिया 90 डिग्री के ऊपर, क्योंकि हम बात ही राइट एंगल ट्राइंगल की करेंगे तो वो तो 90 के ऊपर यहाँ पर आपका फिक्स रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, सेकंड एंगल की। यदि आप सेकंड एंगल को 0 डिग्री रखते हो तो थर्ड एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा। यदि आप सेकंड एंगल को 90 डिग्री रखते हो तो थर्ड एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। यदि आप सेकंड एंगल को 30 रखते हो, ये थर्ड वाला जो केस है, यदि आप इसको 30 रखते हो तो ये 60 बनेगा। ठीक है, थर्ड वाला एंगल। यदि आप सेकंड वाले को 60 करते हो तो थर्ड वाला जो है वो 30 बनेगा। और यदि आप सेकंड वाले को 45 करते हो तो थर्ड वाला भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। अब पहले क्या करना है, स्टार्टिंग वाले जो दो केस है उनको ऑब्जर्व करना। क्या किसी ट्राइंगल के दो एंगल एक साथ 90 डिग्री हो सकते हैं क्या? भाई ये एंगल तो फिक्स है कि ये तो 90 पे रहेगा ही रहेगा। यदि आप एक और एंगल को 90 डिग्री करते हैं तो तीसरे को आपको 0 करना पड़ेगा, और ऐसा कोई ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, इसको तो आपने फिक्स कर रखा है 90 के ऊपर। यदि आप एक एंगल को 90 करते हैं तो दूसरे को आपको 0 करना पड़ेगा। क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है क्या? नहीं है वो पॉसिबल। ठीक है, तो ओवरऑल होता क्या है, जब हमारे सामने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है तो इन तीन केस में से ही कोई ना कोई केस बन करके आता है। अब एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, ठीक है, उसको पहली बात तो उसको यही नहीं पता होता है कि इन तीन केस में से कोई ना कोई बन करके आएगा। और दूसरी बात, चलो ठीक है, यदि पता भी है कि इन तीन में से कुछ ना कुछ आना है, तो क्योंकि ये लिमिटेड चीज है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजों को याद कर लेंगे ताकि हम फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या रूल समझने हैं, ये तीन केस हम लोग समझेंगे। और देखो इसमें एक पॉइंट समझना, क्या चीज, ये वाला एक आपका रूल बना देगा 90, 45, 45 वाला, ये क्या करेगा, आपके लिए एक रूल बनाएगा। एक रूल इससे बनेगा और एक रूल इन दोनों का मिक्स होकर के बनेगा। वो क्यों? जहां पर 30 डिग्री आएगा वहां पर 60 डिग्री भी आएगा, और जहां पर 60 डिग्री आएगा वहां पर 30 डिग्री भी आएगा। भाई ये दो एंगल्स ऐसे हैं 30 और 60, एक एंगल आपने 90 फिक्स कर दिया, क्या अब 30 और 60 दोनों अलग अलग आ सकते हैं क्या? यदि एक राइट एंगल ट्राइंगल का जिसका एक एंगल 90 है और दूसरा एंगल 30 डिग्री है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनेगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका थर्ड और फोर्थ है, इन दोनों को हम लोग एक साथ एक ही रूल में पढ़ेंगे, और एक रूल आपका ये 90, 45, 45 वाला बनाएगा। तो अभी हम लोग रूल 2 समझ रहे हैं, जिसमें क्या रहेगा, 90 आएगा, 45 आएगा, 45 आएगा। इस वाले केस को हम लोग समझेंगे, इसमें कैसे चीजें मूव करेगी वो समझेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे दूंगा, जिससे आपको क्या होगा, एक बारी के लिए बेसिक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखना, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसका एक एंगल आपने फिक्स कर दिया 45 डिग्री पर, तो ऑटोमेटिकली इसका दूसरा एंगल जो बनेगा वो भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसके किसी भी ट्राइंगल में जिसके दो एंगल्स बराबर हो, तो उन दोनों एंगल के आमने सामने वाली साइड वो भी कैसी होगी, सेम होगी। तो मान लेना जैसे ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी क्या बनेगी, आपकी x बनेगी, राइट। और सपोज मान लेना एक बारी के लिए ये वाली साइड कितनी है, y है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू बनेगा वो 2x² आ जाएगा, और y का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2x हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 में आपको क्या याद रखना है वो समझना।
रूल नंबर 2 में आपको ये याद रखना है कि एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 45 डिग्री हो, ऑटोमेटिकली उसका दूसरा एंगल भी 45 बनेगा, उसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ठीक है। और जो कर्ण बनेगा वो किसी भी भुजा का, कोई सी भी भुजा का, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, इन दोनों में से किसी भी एक भुजा का कितने गुना हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज दे रखा हो इस तरह से, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है और इसका एक एंगल आपको बोल दिया 45 डिग्री यहाँ पर, और ये बोला गया है कि ये वाली जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, बाकी की जो दो भुजाएं हैं वो निकालनी है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये 90 है, ये वाला 45 है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी 45 आएगा। दो एंगल बराबर है तो उनके आमने सामने वाली भुजाएं भी बराबर होगी, तो ये वाला 6 है तो ये वाला भी कितना होगा, 6 हो जाएगा। और जो कर्ण निकालना है उसके लिए क्या करना, √2 से गुणा कर देना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 6√2 हो जाएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन बन करके आता है वो इसी तरह से आता है कि आपको एक समकोण त्रिभुज दिया जाएगा जिसकी एक भुजा आपको दे दी जाएगी और बाकी की जो दो भुजाएं होंगी उन दोनों में से कोई एक आपसे पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाली दे देगा तो ये वाली पूछेगा तो 6 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस पूछता है तो √2 से गुणा कर देना, 6√2 हो जाएगा। यदि ये वाली दे रखी है तो ये वाली आपकी 6 हो जाएगी, और ये वाली निकालने के लिए तो वही आप क्या करना, √2 से गुणा कर देना। ये पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसको बॉक्स में बंद करके लिख लेना। याद करने वाला पॉइंट जो है ना वो ये वाला है, ठीक है। जहां जहां पर मैंने आपको ये बताया है कि याद क्या करना है, उसको आप लोग क्या करना, बॉक्स में बंद करके लिख लेना। इसी का देखो एक और एग्जाम्पल समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको इस तरह से बोला जाए, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एंगल हमको दे रखा है 45, और ये वाली साइड हमारे को दे रखी हो सपोज 30 सेंटीमीटर दे रखा हो, और हमसे क्या बोला जाए कि ये वाली साइड निकालो या फिर ये वाली जो साइड है वो निकाल दो, दोनों में से कोई सी भी एक निकाल दो। क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि ये तो जो दोनों जो भुजाएं आएगी वो कैसी आएगी, सेम आएगी। अब यदि इधर वाली भुजा हमको दे रखी हो तो ये वाली भुजा निकालने के लिए हम √2 से गुणा करते हैं। तो याद रखना, इधर वाली भुजा जब आपको दे रखी है और वापस आपको या तो ये वाली निकालनी हो या ये वाली निकालनी हो, तो √2 का भाग दे देना। ये वाली जो भुजा बनेगी वो क्या हो जाएगा आपका, 30 अपॉन में √2 बनेगा। 30 को हम क्या कर सकते हैं, 15 × 2 अपॉन में √2 लिख सकते हो। और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि 2 अपॉन में √2 वो क्या बनता है आपका, √2 बन जाता है। तो ये 15 तो ऐसे कैसे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। तो यदि ये वाली साइड आपको 30 दे रखी है तो ये वाली जो साइड बनेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 15 √2 बनेगी। और ये वाली जो साइड बनेगी वो भी कितनी बनेगी आपकी, 15 √2 बनेगी। तो ये आपका रूल नंबर 2 है। इसमें आपको क्या याद रखना है बता देता हूँ, फिर से ध्यान रखना। पहली बात तो ये चीज समझ लेना कि ओवरऑल इन तीन में से ही कोई एक क्यों पॉसिबल है। ये दो केस आपके एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, इवन ये रियल लाइफ में भी आपका कभी पॉसिबल नहीं है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे आप देखो, आप ये चाह रहे हो ना कि एक ट्राइंगल में दो एंगल 90 करने हैं, ये 90 बना दिया, इधर भी आप 90 बना दोगे। अब मुझे बताओ, ये दोनों एंगल्स 90 90 बनाओगे तो ये जो लाइंस बनेगी दोनों की दोनों, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल बनेगी, समांतर बनेगी, और ये लाइंस आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी इस तरह से, एक दूसरे को ये कभी भी काटेगी ही नहीं। और जब तक ये लाइंस एक दूसरे को काटेगी नहीं, आपका ट्राइंगल बंद कैसे हो पाएगा, ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। तो स्टार्टिंग वाले दो केस पॉसिबल ही नहीं होते हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ही पॉसिबल होता है। मैंने अभी आपको फिफ्थ वाला केस समझाया है जिसमें एक एंगल तो आपका फिक्स है 90 डिग्री, दूसरा हो जाएगा 45, तो तीसरा भी अपने आप क्या होगा, 45 होगा। याद क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 45 डिग्री हो, दूसरा एंगल भी उसका 45 बनेगा, दो भुजाएं उसकी बराबर रहेगी, ठीक है, लंब और आधार दोनों उसके बराबर बनेंगे, परपेंडिकुलर बेस सेम रहेंगे, और जो हाइपोटेनियस बनेगा, कर्ण जो बनेगा, उसको निकालने के लिए लंब या आधार इसमें से किसी भी एक भुजा का क्या करना, √2 से गुणा कर देना, ठीक है, ये याद रखना। और यदि आपको इसको चाहे से आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखना चाहो तो देखो इसको ऐसे लिख लेना। देखो, जब भी आपको ये वाला केस दिया जाए 90 45 45 वाला, तो पहली बात, लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस दोनों के दोनों ध्यान रखना आपके सेम बनेंगे। और हाइपोटेनियस निकालने के लिए आप क्या करना, √2 से
गुणा कर देना। जो हाइपोटेनियस बनेगा वो √2 टाइम्स हो जाएगा परपेंडिकुलर या फिर बेस का। देखना यहाँ पर ऑब्लिक लगाया, ध्यान रखना। ऑब्लिक का मतलब है परपेंडिकुलर या बेस, दोनों में से किसी भी एक को किससे गुणा कर देना आप लोग, √2 से गुणा कर देना। दूसरा पॉइंट, यदि आपको हाइपोटेनियस पता हो तो आप क्या करना, उसमें √2 का भाग दे देना। जैसे ही आप हाइपोटेनियस में √2 का भाग देंगे तो ये वैल्यू जो बनेगी वो या तो परपेंडिकुलर की हो जाएगी या फिर किसकी हो जाएगी, बेस की हो जाएगी। तो ये वाले रूल जो है उसको भी आप बॉक्स में बंद करके रख लेना और ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल से क्या बात ध्यान रखनी है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, दूसरा 45, तीसरा 45 होगा, लंब और आधार सेम आएंगे। कर्ण निकालने के लिए लंब या आधार को √2 से गुणा कर देना, और यदि आपको कर्ण दे रखा हो तो आपको लंब या आधार निकालना है तो √2 का डिवाइड दे देना, ठीक है। अब जैसे हम इसको याद करेंगे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट तैयार हो जाएगा जब इस टाइप की वैरायटी बन करके आएगी, ठीक है। चलते हैं हम लोग हमारी अगली वैरायटी के ऊपर। रूल नंबर 3। देखो रूल नंबर 3 में क्या रहेगा, आपको जो पॉसिबिलिटी दी जाएगी वो कौन सी होगी, 90, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको अभी केसेस बताए थे 5, जिसमें फर्स्ट और सेकंड केस तो आपका कैंसिल हो गया था, थर्ड और फोर्थ दोनों केस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। क्योंकि जहां पर 30 आएगा वहां पर 60 भी आएगा, और जहां पर 60 आएगा वहां पर 30 भी आएगा, राइट। दोनों एक दूसरे के समझ लो कि दोनों साथ में ही आएंगे, कभी अलग अलग आ ही नहीं सकते हैं। अब इसमें आपको क्या क्या रूल्स याद रखना है वो देखो। रूल नंबर 3 में पहली बात, जो हाइपोटेनियस या जो कर्ण जो बनेगा वो कैसा होगा, 30 डिग्री के ऑपोजिट, ठीक है, 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड का डबल होगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेनियस बनेगा, कर्ण जो बनेगा वो 30 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड बनेगी उसका आप लोग डबल कर देना, वो ऑटोमेटिकली आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। दूसरी बात, यदि आपको 60 डिग्री के पास वाली साइड से 30 डिग्री के पास वाली साइड पर जाना है तो आप √3 से गुणा कर देना, और यदि आपको 30 डिग्री के पास वाली साइड से 60 डिग्री के पास वाली साइड पर आना है तो √3 का डिवाइड दे देना। अब अभी आपको हो रहा होगा कि ये क्या चीजें हैं, मैं भी समझा दूंगा क्या क्या चीजें बनेगी ये वाली। आप केवल ये रूल नंबर 3 में 2 पॉइंट याद रखना। हाइपोटेनियस जो बनेगा, कर्ण जो बनेगा वो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड का डबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, 60 डिग्री के पास वाली साइड से 30 डिग्री के पास वाली साइड पर जाना है तो 30 तो क्या करना आप लोग √3 से गुणा कर देना, और यदि आपको 30 डिग्री के पास वाली साइड से 60 डिग्री के पास वाली साइड पर आना है तो √3 का क्या कर देना, डिवाइड कर देना। आप केवल एक तरफ का याद कर लो, दूसरी तरफ का आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने याद रखना कि 30 डिग्री के पास में जाना है, 3 के पास में जाना है तो √3 से गुणा करेंगे, 3 से दूर जाना है तो √3 का भाग देंगे। ये आप लोग ऐसे याद कर लेना, ठीक है। जब आपको 30 डिग्री के पास में आना है तो 30 में क्या होता है, 3 लिखा हुआ है, तो 30 के पास में आना तो √3 का गुणा, और 30 से दूर जाना है तो √3 का भाग। अब मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखना। जैसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स लूंगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, ठीक है। यहां पर आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। और सपोज आपको 30 डिग्री के सामने वाली साइड दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दे रखा है एक्स। जैसे ही मैं इसको सर्किल में मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब ये वाली साइड आपको दे रखी है। अब ये जो 2 साइड बच गई ये दोनों आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, देखना। यदि ये वाला एंगल आपका 30 है तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका 60 बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन करके आता है, त्रिभुज में एक भुजा आपको दी जाएगी, बाकी जो 2 भुजाएं बच जाएगी उन दोनों में से कोई एक आपसे वो पूछ लेगा। अब पहला रूल क्या है, जो कर्ण बनेगा वो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। आप देखो 30 के सामने कितना लिखा हुआ है, x, तो जो कर्ण बनेगा वो इसका क्या करो आप लोग डबल कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मैं भी आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दूंगा, पहले आप लोग ऐसे समझ। 30 के सामने की तरफ जो साइड है उसका क्या कर देंगे हम लोग, डबल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर दूसरी बात, 60 डिग्री से 30 डिग्री के पास में आना है तो √3 का गुणा करेंगे। देखना
60 डिग्री के जो पास वाली जो भुजा है वो कितनी है हमारी, x है। और हमको क्या करना है, 30 डिग्री के पास वाली भुजा हमको निकालनी है। तो इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के आना है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर √3 का गुणा कर देना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x√3 हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में देखना, जैसे आपको एक ट्राइंगल इस तरह से दे रखा हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, और ये बोला गया है कि ये वाली साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब जल्दी करना है। देखो इस सवाल को पता है करने का एक तरीका क्या हो सकता है, बेसिक के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ। जैसे आपको ये वाली साइड निकालनी है, तो मान लेना ये वाली साइड कितनी है, x है। ठीक है, बेसिक के अकॉर्डिंग करना है, तो मान लेने वाली साइड कितनी है, x है। और एक बार मैं बताऊंगा बेसिक वाला, फिर हम लोग बार बार बेसिक पे नहीं चलेंगे, हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ये वाली साइड आपको पता है 5, ये वाली साइड है x, और एंगल आपको दे रखा है 30। एंगल के सामने वाली साइड पता है, साथ वाली निकालनी है। इसका मतलब परपेंडिकुलर पता है, बेस आपको निकालना है। इनको कौन कनेक्ट करता है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर है 5, बेस है x, और टेन तीस का वैल्यू कितना बनेगा, 1/√3। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5√3 आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ क्या एग्जाम में ऐसे करोगे क्या, ऐसे कर लेना यदि आप सवाल को एग्जाम में, तो फिर तो हो गया आपका सिलेक्शन, कभी नहीं होने वाला है। मैं बताता हूँ करना कैसे है। देखो 30 के सामने वाली भुजा आपको पता है 5, और हमको ये पता है कि 30 के सामने वाले का डबल करते ही हमको क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा। तो 5 का सीधा डबल कर देना, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा कर्ण। यहाँ पर आपका बनेगा 60 डिग्री। 60 डिग्री के पास वाली भुजा से 30 डिग्री के पास वाली भुजा पर आने के लिए हम √3 से गुणा कर देंगे। तो √3 से जैसे ही गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5√3। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 3 में आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, फिर मैं अलग अलग केस आपको समझाऊंगा, उसका एग्जाम्पल भी दे दूंगा। हाइपोटेनियस निकालना है, 30 के सामने वाले का डबल कर देना। 60 डिग्री वाली भुजा से 30 डिग्री वाली भुजा पर जाना है तो √3 का गुणा, और 30 डिग्री वाली भुजा से 60 डिग्री वाली भुजा पर जाना है तो √3 का भाग हो जाएगा। जैसे अगला केस समझना इसी का ही। ऐसे देखना, आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया इस तरह से, यहां पर एंगल आपको बोला गया है 30 डिग्री। ठीक है, और अब की बार क्या किया है, ये वाली भुजा जैसे आपको दे रखी हो, पहले वाला जो केस बताया, ठीक है, उसमें क्या था, 30 के सामने वाली भुजा दे रखी थी, बाकी दोनों भुजाएं मैंने निकाल के बता दिया। अब ये वाला ट्राइंगल दे रखा है, और इसमें क्या है, इसके साथ वाली भुजा आपको दे रखी है, 30 के पास वाली भुजा दे रखी है, बाकी दोनों आपको निकालना है। तो अब समझना, हाइपोटेनियस जो होता है कर्ण, वो 30 के सामने वाली भुजा का डबल करने पर मिलता है। लेकिन अभी तो हमारे को 30 के सामने वाली भुजा ही नहीं पता है, तो फिर कैसे चलोगे, वो देखो। 30 डिग्री के पास वाली भुजा जो कि y है, उससे 60 डिग्री के पास वाली भुजा पर जाना है। मतलब बेसिकली आपको 30 से दूर जाना है। 30 के पास आना है तो √3 का गुणा करना है, और 30 से जब आपको दूर जाना है तो √3 का भाग दे देंगे। तो ये वाली जो भुजा बनेगी वो कितनी बन जाएगी आपकी, y/√3। अब जैसे ही आपको 30 के सामने वाली भुजा आपको मिलेगी, उसका डबल कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2y/√3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो आ जाओ एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से दे रखा हो, यहाँ पर एंगल आपको बोला गया है 30 डिग्री। ठीक है, और ये वाला जो साइड है वो आपको दे रखा हो 18 सेंटीमीटर। आपको बोला गया है कि ये वाली साइड कितनी बनेगी, ये वाली कितनी बनेगी, वो निकालना है। तो यहाँ पर एंगल 60 डिग्री बनेगा। 30 डिग्री के पास वाली भुजा आपको पता है, 60 डिग्री के पास वाली भुजा पर आपको जाना है। तो 30 से दूर जा रहे हो, 30 से दूर जाने के लिए हम डिवाइड देंगे किसका, √3 का। तो ये वाली जो भुजा बनेगी वो आपकी बनेगी 18/√3। 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 6×3, और जो 3/√3 जो है वो आपका √3 बना लेगा। तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी हमारी, 6√3 हो जाएगी। और जैसे ही आपको 30 के सामने वाली भुजा पता चलेगी, उसका डबल कर दो। 6√3 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12√3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इनकी भुजा निकाल सकते थे। आपको ये वाली जो भुजा थी ना 18, ये आपको गिवन थी, बाकी की दो भुजाएं मैंने इस वाले बेस के ऊपर निकाल के बता दी है। आ गई बात समझ में। इसी में देखो तीसरी पॉसिबिलिटी समझना। देखो जैसे आपको इस तरह से दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, जिसमें ये वाला एंगल आपको दे रखा था 30 डिग्री।
पहला केस था जिसमें 30 के सामने वाली भुजा आपको दी गई थी, ये वाली, हमने ये दोनों निकाल के बता दी। दूसरा केस था कि 30 डिग्री के पास वाली भुजा आपको दे रखी थी, हमने ये दोनों निकाल के बता दी। अब तीसरा केस बनेगा कि हमको यदि हाइपोटेनियस दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये हमको दे रखा है z, बाकी की दो भुजाएं क्या बनेगी वो हमको निकालना है। तो बात समझना, हाइपोटेनियस जो बनता है वो 30 के सामने वाली भुजा का डबल करने पर मिलता है, राइट। तो यदि ये z है तो 30 के सामने कितना होगा, फिर z/2 होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, यदि 30 के सामने वाली भुजा का डबल करने पर यदि आपको z मिल रहा है, तो यदि आपको वापस आना है, ठीक है, वापस इधर की तरफ आना है, तो फिर आप क्या करेंगे, इधर 2 का डिवाइड दे देंगे। तो जैसे ही आप z में 2 का डिवाइड दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका z/2 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री है, 60 डिग्री से 30 डिग्री पर आना है, 30 डिग्री के पास में आना है, तो पास में आने के लिए मैं क्या करूंगा, √3 से गुणा कर दूंगा। और जैसे ही आप √3 से गुणा करेंगे तो वैल्यू आपकी हो जाएगी √3/2 इंटू z हो जाएगी। फटाफट कैसे करेंगे वो देखो, जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना, फिर समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ देखो, एक सेकेंड रुकना। जैसे इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग इसको समझना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए इस तरह से, एक सेकेंड, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको इस तरह से दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री दे रखा हो, और फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो साइड है हाइपोटेनियस जो है वो हमको दे रखा है 84 सेंटीमीटर, ठीक है, 84 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो दोनों भुजाएं हैं वो हमको निकालना है। अब एक बात समझना, 30 के सामने वाले का डबल करने पर हमको 84 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी होगी हमारी, 42 हो जाएगी, राइट। फिर यहाँ पर एंगल जो बनेगा वो 60 बनेगा। यदि आपको 60 डिग्री से 30 डिग्री के पास में जाना है, बेसिकली आपको क्या करना है, 30 के पास में जाना है, और 30 के पास में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 42 √3 हो जाएगी। तो ये 84 आपको गिवन था, 84 के बेस पर हम लोगों ने ये दोनों जो साइड्स है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको 3 रूल समझा दिए हैं, फिर से मैं उनको रिवाइज करवा देता हूँ, अच्छे से उन रूल्स को समझ लेना, और बाकी के जो रूल्स बचे हैं वो आपकी अगली 2 क्लास में हो जाएंगे। यदि आप इन रूल्स को प्रॉपरली समझ गए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, और बहुत इजीली आप इस चैप्टर को कवर अप कर जाएंगे, ठीक है। तो देखो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था। मेरी राय में आपको ना ये तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हो सकता है आप अभी भी उसी ख्यालों में खोए हुए हो, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि उन ख्यालों से बाहर आ जाओ और पढ़ाई वढ़ाई कर लो, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि आप अपनी पलकों को उस लड़की को देखने के लिए कितना ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो बात सिंपल सी है, यदि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड हुई तो वो अपनी पलकों को नीचे झुकाएगी, राइट, और जितना वो अपनी पलकों को नीचे झुकाएगी वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी इस तरह से, ये वाली एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और उसने कितना अपनी आंखों को नीचे की तरफ झुकाया आपको देखने के लिए, इफ शी इज इंटरेस्टेड इन यू, तभी वो अपनी आंखों को नीचे झुकाएगी, तो वो जितना भी नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अब एक सिंपल सी बात समझना, यदि आप ये चाहते हो कि आपका आई कांटेक्ट हो उसके साथ में, तो वो तभी हो पाएगा जब वो आप अपनी आंखों को जितना ऊपर की तरफ उठाओ वो लड़की उतना ही अपनी आंखों को नीचे की तरफ शिफ्ट करे, तभी आई कांटेक्ट होगा, और तभी फिर आगे आपका कुछ स्टार्ट हो पाएगा, यदि आपके नसीब में कुछ होगा तो, ठीक है। तो बेसिकली पता है क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, इनके दोनों के नाम अलग अलग हैं, इनकी डेफिनेशन भी अलग अलग है, लेकिन यदि आप इनका फाइनल सेंस समझते हो, फाइनल कंक्लूजन समझते हो, तो वो कैसा होता है, सेम होता है। भाई सिंपल सी बात है,
मेरे लिए, मैं जिस लड़की को देख रहा हूँ, तो मेरे लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वही सेम वैल्यू उस लड़की के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यदि मुझे 50 डिग्री ऊपर देखना पड़ रहा है तो उस लड़की को 50 डिग्री नीचे देखना पड़ेगा। तो वो 50 मेरे लिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन उस लड़की के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ये ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग इनको शिफ्ट करते रहेंगे इधर उधर, क्योंकि ये दोनों होते कैसे हैं, सेम होते हैं, केवल इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अलग होती है। बात आ गई समझ में। अब बात आती है, हम लोग हमारे रूल्स को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 ये कहता है कि एंगल पता हो, उसके सामने वाली साइड पता हो। इनको मैं इधर बता देता हूँ, तीनों को मैंने एक साथ लिख रखा है। रूल नंबर 1 ये कहता है कि एंगल पता हो, उसके सामने वाली साइड पता हो, तो साथ वाली साइड बनेगी एच कॉट थीटा और हाइपोटेनस बनेगा एच कॉसेक थीटा। थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई एच हो जाएगा, एच कॉट हो जाएगा, कॉट आएगा तो ऑटोमेटिकली कॉसेक भी आ जाएगा। रूल नंबर 1 का पार्ट 2 बनेगा, एंगल आपको दे रखा हो, साथ वाली साइड दे रखी हो, तो याद रखना सामने वाली साइड आपकी बनेगी एच टेन थीटा और जो साथ वाली हाइपोटेनस जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका एच सेक थीटा बनेगा। ठीक है भाई, ऑब्वियस बात है 10 आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, सेक भी आ जाएगा। और तीसरा रूल आपका बनेगा, एंगल आपको पता हो, हाइपोटेनियस पता हो, तो जो सामने वाली साइड बनेगी वो एच साइन थीटा बनेगी और साथ वाली साइड जो बनेगी वो आपकी एच कॉस थीटा बनेगी। इनको चीज़ों को याद रखना है, एग्जाम में हम इनको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, हम इनको एग्जाम के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे। बस इतना सा ही आप कर लो। यदि आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करते हो, डायरेक्टली जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको यदि आप यूज़ करते हो, यही हो जाएगा आपका शॉर्टकट। बस बेसिक और शॉर्टकट में इतना सा ही फर्क है। बेसिक में हम लोग वहां जाकर के उन चीज़ों को सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को याद कर लेंगे और एग्जाम में जाकर के डायरेक्टली उनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 1 मैंने बता दिया। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखो रूल नंबर 2 में क्या होता है, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वाला केस और ये वाला केस क्यों पॉसिबल नहीं है। एक ट्राइंगल में दो 90 डिग्री पॉसिबल नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों रूल्स आपके पॉसिबल नहीं है। ये वाला केस बन सकता है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बन सकता है और फिफ्थ वाला बन सकता है। यही केसेस आपके पॉसिबल हैं यहाँ पर, राइट। अब यदि हम पहले बात करते हैं लास्ट वाले की, 90 45 45, यदि दो एंगल सेम है तो दो भुजाएं कैसी होगी, सेम होगी। तो 90 45 45 वाले में क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस ये दोनों सेम होंगे। हाइपोटेनियस निकालना है तो √2 से क्या करना, गुणा कर देना। यदि आपको हाइपोटेनियस पता हो, कर्ण पता हो, तो √2 का डिवाइड दे देना। परपेंडिकुलर या बेस दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे रहेंगे यहाँ पर, सेम रहेंगे। तो याद ऐसे रख लेना, ये वाला x बनेगा तो ये भी x बनेगा और ये वाला क्या बनेगा हमारा, √2x बनेगा। ये पूरा का पूरा पार्ट ध्यान रखना, आपको इसमें याद रखने का है। चाहे से आप डायग्राम की फॉर्म में याद रखो, चाहे से आप थ्योरी की फॉर्म में याद रखो। जैसे मैंने थ्योरी की फॉर्म में लिखवा दिया, ठीक है, और ये मैंने आपको डायग्राम की फॉर्म में लिखवा दिया। दोनों फॉर्म में आपको याद रखना है, तो इस तरह से हम इसको प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। भाई ये वाला 6 है तो ये वाला भी 6 बनेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 6√2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा एग्जाम्पल दे दिया। जैसे ये वाला आपको 30 दे रखा है, तो जब इधर से इस वाली वैल्यू से आपको इस तरफ आना हो तो आप क्या करेंगे, √2 का डिवाइड देंगे, या फिर इस तरफ आना हो तो भी क्या करेंगे आप लोग, हाँ √2 का इसमें डिवाइड दे देना। तो 30 में √2 का डिवाइड देना है तो 30 को आप क्या कर सकते हैं, 15 × 2 लिख सकते हैं। 2 में √2 का डिवाइड देंगे तो √2 बचेगा, तो 15 √2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 में देखो क्या होगा, जो अभी आपको केसेस बताए थे उसमें से आपका थर्ड वाला और फोर्थ वाला दोनों एक साथ आएंगे। भाई 90 आता है, जहां 30 आएगा वहां 60 भी आएगा, और जहां पर 60 आएगा वहां पर 30 भी तो आएगा ना, आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो क्या याद रखना है, हाइपोटेनस जो बनेगा, कर्ण जो बनेगा, वो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना। ठीक है, और 60 डिग्री से 30 डिग्री पर जाना है, मतलब ये याद रखना 30 के पास में जाना है तो √3 से गुणा, और 30 से जो दूर जाना है तो √3 का भाग दे देना। मैंने आपको 3 अलग अलग केसेस लेकर के बताए हैं। जैसे ये वाला केस था, 30 था यहाँ पर, ये वाला आपको दे रखा था x, तो 30 के सामने वाले का डबल कर दो, पहले तो x का डबल करोगे ये 2x हो जाएगा, और 30 डिग्री के यदि आपको पास में आना है तो √3 का गुणा कर देना। x को √3 से गुणा करोगे तो x √3 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, जैसे ये 5 आपको दे रखा था, तो पहले आप 5 को √3 से गुणा कर दो तो ये तो हो जाएगा 5√3,
और 5 का डबल कर देना, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगी ये वाली भुजा। ठीक है, सेम ऐसे ही देखो, सेकंड केस बन जाएगा आपका ये वाला केस। सेकंड केस में क्या है, आपको 30 दे रखा है, ये वाला दे रखा है 22। तो होगा क्या कि 30 के सामने वाली जैसे आपको निकालनी है, तो 30 के सामने वाली निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 से दूर जाना पड़ेगा। और 30 से दूर जाने के लिए आप √3 का भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा y/√3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर जैसे आपको 30 के सामने वाली पता है, तो उसका आप यहाँ पर डबल कर दो, डबल करते ही आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला 18 है, तो आपको 30 से दूर जाना है, तो आप √3 का भाग दे देंगे, तो 18/√3 बनेगा। 18 को 6 × 3 लिखोगे, 3/√3 जो है वो √3 बनेगा, और ये 6 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, राइट। फिर 30 के सामने वाले का डबल कर देना, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 12√3 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा केस मैंने इस तरह से बता दिया है। तो ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनको आप थोड़ा सा अच्छे से समझो, इनको अच्छे से अपने दिमाग में याद करो। यदि आप इन रूल्स को याद कर गए, तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन हो, 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके पास में इस कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 रूल्स मैंने आपको आज करवाए हैं। बाकी जो अगले जो 3 रूल्स रहेंगे वो आपको कल वाली क्लास में मिल जाएंगे, मतलब कल या मैक्स टू मैक्स परसों तक आपकी इसकी थ्योरी जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी, और फिर हम लोग जो क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट कर देंगे। और आप खुद देखना, जब आप इन रूल्स को उन क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे, तो कितना इजीली आप हाइट एंड डिस्टेंस का कैसा भी क्वेश्चन हो, आप फटाफट से करके निकल जाएंगे उसको। ठीक है, तो इस वाली क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ में। सेशन कैसा लगा कमेंट करना, सेशन को लाइक किया करो, एक तो अच्छा लगे तो लाइक किया करो। ठीक है, और कमेंट करना सेशन कैसा लगा, ये रूल्स को अच्छे से याद कर लेना। और बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। और बाकी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो प्रैक्टिकल करने को बोला था ना, अब जा करके कर लेना उस प्रैक्टिकल। पर जूते खा के मत आ जाइयो, अगली बार वापस आपको क्लास में आना है। ठीक है ना, तो आई कांटेक्ट उसी के साथ में करना जो आप में इंटरेस्टेड हो। हर किसी के साथ में या अपने लेवल से ऊपर वाली के साथ में तो आई कांटेक्ट कर ही मत लेना। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।